अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स व्यूवर्स आज मैंने फिफ्थ सब टॉपिक लाया जो पहला यूनिट है सोशोलॉजी का जो सुपरवाइजर का सिलेबस है। मैं आपको सिलेबस यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। देखो इस पहला यूनिट है ना, इसके 10 मार्क्स है। हमने इसके जो 5 सब टॉपिक्स है, ई सब टॉपिक के 2 मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पे 2 मार्क्स इसके, 2 इसके, 2 इसके, 2 इसके, 2 इसके, ठीक है। हमने पहले 4 सब टॉपिक्स कवर किए अच्छे से डिटेल में एमसीक्यूज के साथ। ऑलमोस्ट मैं लास्ट में 80 इस टॉपिक के लास्ट में मैंने 80 एमसीक्यूज मैंने लाए हैं, ठीक है। अच्छे से डिटेल में की कंसेप्ट अच्छे से मैंने कवर किए हैं। आप जाके वो प्ले लिस्ट में वो टॉपिक्स देख सकते हैं। आज हमारा फिफ्थ टॉपिक जो है सोशल चेंज, ये सबसे ईजिएस्ट टॉपिक है। आप समझ आपको ये सब कुछ पता है। अगर आपने ये 4 टॉपिक्स पढ़ लिए ना, आपको ये सब कुछ मतलब ईजी लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि आपको सब कुछ पता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये सब चीज़ें हम कवर करेंगे इसी टॉपिक में। और साथ साथ मैंने लास्ट में ऑलमोस्ट 50 एमसीक्यूज भी कवर किए। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैं यहाँ पे रेफरेंसेस इसके लिए कंसल्ट करता हूँ। एटलीस्ट मैं 2 रेफरेंसेस इसके लिए कंसल्ट करता हूँ। आप अब ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करें। इस रिसोर्सेज, ये जो सोर्स है, ये मटीरियल है, इसको ढूंढने में आप अपना टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करें। मैं आपके लिए कर रहा हूँ, एक जगह सब कुछ सम अप करके ला रहा हूँ। आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोज़ को देख लें और इसको शेयर करें और अपनी नोटबुक्स बनाएं। जो आपको पॉइंट इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको अच्छे से अपने हिसाब से लिख लें। रिवाइज करने में आपको ईजी हो जाएगा फिर, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सोशल चेंज को देखते हैं। यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को भी देखते हैं। देखो इजी वे में की कंसेप्ट के साथ अच्छे से सोशल चेंज को मैं आपको समझाता हूँ। देखो सोशल चेंज जो सोसाइटी में होती है, सोसाइटी एक बहुत बड़ी टर्म है, ठीक है, एज कम्पेयर टू कल्चर, ठीक है। सोसाइटी एक बड़ी, कंट्री लेवल पे भी सोसाइटी हम लेते हैं। तो ये आप याद रखना, ऑल्टरेशन यानी चेंज आना, ऑल्टर होना, कोई चीज ऑल्टर है, ठीक है। ऑल्टर ऑल्टरेशन एक चीज में आ जाना, ट्रांसफॉर्मेशन आना किसी सोशल स्ट्रक्चर में। जो सोसाइटी में एक स्ट्रक्चर होता है ना, एक बड़ा वास्ट टर्म है, ठीक है। सोशल स्ट्रक्चर, इसमें चेंज आना, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन आना। सोशल इंस्टीट्यूशन, जिसका हमने ऑलरेडी पढ़ा, पूरा टॉपिक हमने सोशल इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ा। सोशल इंस्टीट्यूशंस है क्या, तो उनमें चेंज आना। सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, उनमें चेंज आना। पैटर्न्स ऑफ सोशल बिहेवियर, जो सोशल बंदे का बिहेवियर जो होता है सोसाइटी में, एक बंदे का नहीं हम लेते हैं, हम टोटलिटी में लेते हैं। पूरी सोसाइटी में चेंज जो आती है बिहेवियर में, उसका रीअरेंज होना, उसमें चीज़ें इंसर्ट होना, उसमें चीज़ें ओपन होना, ओमिट होना, तो ये सब चीज़ें टोटल रिप्लेसमेंट आ जाना एक्टिविटीज़ में, वैल्यूज़ में, इन सब चीज़ों को एक साथ हम कहेंगे सोशल चेंज, ठीक है। ये सिंपल डेफिनेशन है इसकी। यहाँ पे मैंने पॉइंट लिखा है लार्ज स्केल। ये जो सोशल चेंज है ना, ये लार्ज स्केल में होती है, ठीक है। स्मॉल चेंज नहीं आती है इसमें, ठीक है। कल्चर है ना, कल्चरल चेंज, वो भी एक चेंज है ना, लेकिन ये सोसाइटी में ओवरऑल नहीं आती है। कल्चरल जो चेंज है वो आप अलग से पढ़ते हैं, ठीक है। आप जो जो मैं आपको बताता हूँ ना, वो आगे मैंने हर एक चीज़ आपको अच्छे से टू द पॉइंट मैंने लिखा है। आप बस इनको ज़्यादा से ज़्यादा आप इनको लिखें और याद करें। बस आप मतलब गो थ्रू करें इन पॉइंट्स से, ठीक है। इट में इन्वॉल्व सिंपल और कॉम्प्लेक्स चेंज इन स्ट्रक्चर। जो स्ट्रक्चर होता है सोसाइटी में, उसमें सिंपल चेंज भी आ सकती है, कॉम्प्लेक्स चेंज भी आ सकती है जो मुश्किल होती है। तो ये भी सोशल चेंज में आता है। सोशल पैटर्न में, सोसाइटी के पैटर्न में जो चेंजेस आती है ओवरऑल टोटलिटी में, एक वास्ट, आप समझ ले, एक हाईएस्ट लेवल पे, एक लार्ज स्केल पे जो चेंजेस आती है। कंप्लीट वाइपिंग आउट बाय न्यू फॉर्म्स, यानी ये पिछले जो है ना चीज़ें, उनको ऑब्सोलीट करता है और नई चीज़ें सोसाइटी में आ जाती है, ठीक है। माइनर चेंज, जो छोटी छोटी चेंजेस होती है ना इन द लाइव्स ऑफ इंडिविजुअल के बेसिस पे, स्मॉल ग्रुप्स के बेसिस पे, इनको सोशल चेंज कंसिडर नहीं किया जाता है, ठीक है। इसके बाद ऑल दो माइनर चेंजेस, यहाँ पे ऑल दो माइनर चेंजेस रिजल्ट मेजर चेंजेस, माइनर चेंजेस की वजह से ही मेजर चेंज आती है। ये आपको याद रखना है किस तरह, मतलब पहले तो माइनर चेंज आती है ना, फिर मेजर चेंज आती है। फॉर एग्जांपल पहले जुडाइज्म था, ठीक है, उसके बाद एक प्रॉफिट आया, यानी माइनर लेवल पे एक प्रॉफिट आया, जीसस क्राइस्ट, उसकी वजह से एक मेजर चेंज आ गई। एक पूरा मतलब क्रिश्चियनिटी, ऑलमोस्ट आज 2 बिलियन क्रिश्चियंस है दुनिया में, ठीक है। तो एक बड़ी चेंज आई ना, किस बंदे से एक माइनर चेंज से। इसी तरह इस्लाम आया, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, वो आए दुनिया में। पहले तो उसको इंडिविजुअल लेवल पे हम लेंगे ना, उसके बाद आज ऑलमोस्ट 2 बिलियन मुस्लिम्स भी पहुंच चुके हैं, इनकी पॉपुलेशन भी। तो ये भी आप याद रखना, ये भी माइनर चेंज इसका रिजल्ट फिर निकला। इसके बाद चेंजेस इन मटेरियल एंड नॉन मटेरियल कंटेंट ऑफ ए कल्चर में आल्सो मे नॉट बी रिगार्ड एज सोशल चेंज। इनको भी मतलब जो कल्चरल चेंज होती है इनको भी सोशल चेंज में नहीं लिया जाता है, क्योंकि ये छोटी छोटी लेवल पे, मतलब छोटी चीज़ों में चेंज आना कल्चर में, तो ये आप याद रखें, इनको भी रिगार्ड नहीं किया जाता है सोशल चेंज। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट सोशल चेंज फ्रॉम कल्चरल चेंज। इनमें भी, क्योंकि ये आप समझ लें इम्पलिसिट होती है चेंज, इनको हम बस माइंड में याद रखना रख लेते हैं हम। बस हम इनमें चेंज, इनमें डिफरेंस, इनमें डिफ्रेंसिएशन करना ये बहुत डिफिकल्ट है। क्यों, वो मैं आगे बताऊंगा। ये आप याद रखना बस, इट इज़ डिफिकल्ट टू separate social changes from cultural change, ठीक है। हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं सोशल चेंज की, जो हमारा टॉपिक है इसका हम मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, इनमें क्वेश्चंस आ जाते हैं। ये पॉइंट जो कुछ मैंने यहाँ पे लिखे हैं ना, आगे भी लिखे हैं, इनको बस याद करना, 5-6 दफ़ा इनको पढ़ लेना। देखो सोशल चेंज है ना, ये कंटिन्यूस है, होती है, ठीक है। ये कंटिन्यूस रहती है, ठीक है। चेंज होती रहती है सोसाइटी, इनको इसीलिए हम इनको मतलब डिफिकल्ट होता है कि कहाँ पे सोशल चेंज होती है। ये एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम नहीं देख सकते हैं, बस हम एंड रिजल्ट हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सोसाइटी है, यहाँ पे इसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, इसको यहाँ तक पहुँचने में, ये प्रोसेस जो बीच में है ना, इनको इसको हम नहीं देख सकते हैं, ठीक है। ये एब्स्ट्रैक्ट होती है, ये आप समझ लें, इसको हम टच नहीं कर सकते। ये एक कॉम्प्लेक्स चीज़ होती है, इसलिए हम इसको मतलब देख नहीं सकते, हम एंड रिजल्ट देख लेते हैं, ठीक है।
टाइम इज इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन द प्रोसेस ऑफ चेंज। ये भी आपको अभी ये तो आपको पता होगा। देखो यहाँ पे चेंज आती है ना, जब टाइम टाइम यहाँ पे वजह है ना, वो टाइम ये चीज़ें आती है ना, जब टाइम नहीं होगा तो ये चेंज नहीं होगी, क्योंकि इसीलिए टाइम इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन द प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज। इसके बाद सोशल चेंज मे बी प्लानड और अनप्लानड। ये देखो, कभी कभी प्लानड होती है सोशल चेंज, कभी कभी अनप्लानड होती है, यानी नेचुरली कभी कभी होती है, कभी कभी आर्टिफिशियल हम ही करते हैं कभी सोशल सोसाइटी में कुछ चेंजेस, कभी कभी ये अनएक्सपेक्टेड होती है, ठीक है। इसके बाद सोशल चेंज ओकर्स ऑल द टाइम। जो मैंने पहले बोला, इट इज कंटिन्यूस, इट ओकर ऑल द टाइम। इट इज प्रोसेस मे बी इम्परसेप्टेबल एंड कैन बी कोमुलेटिव, ठीक है। इट मींस कि इम्परसेप्टेबल क्या मतलब है, यानी ये परसीव हम नहीं कर सकते, यानी कैन नॉट बी परसीव्ड। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कैन नॉट बी परसीव्ड, यानी इसको हम परसीव नहीं कर सकते, ठीक है। यानी इसको हम रियलाइज नहीं कर सकते कहाँ पे चेंज होती है, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें होती है, कॉम्प्लेक्स होती है। इसके बाद एंड कैन बी कोमुलेटिव, यानी ओवर टाइम ये मतलब एडिशन चेंज में आ जाती है। कोमुलेटिव आपने अगर स्टैटिस्टिक्स पढ़ा हो, हम कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जब निकालते हैं ना, हम इसका एक नंबर है, दूसरा, तीसरा, फॉर एग्जांपल ये फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे हम कोमुलेटिव जब फ्रीक्वेंसी निकालते हैं ना, हम इन दो को ऐड करते हैं 3, इन दो को ऐड करते हैं 5, इनको ऐड करते हैं 10, इस तरह, ठीक है। तो ये एडिशन मतलब ओवर सक्सेसिव एडिशन इसको कहते हैं, ठीक है। यानी ओवर टाइम ये चीज़ें ऐड होती जाती हैं, फिर एंड रिजल्ट निकलता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से सोसाइटी में चेंज स्टार्ट होती है, ठीक है। यहाँ पे एडिशन होती रहती है, सक्सेसफुल चेंज होती रहती है, ठीक है। उसके बाद हम एंड रिजल्ट पे पहुंचते हैं, इस तरह ये आप ये याद रखना। वन मे नॉट इजीली परसीव द प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज, जो मैंने आपको ऑलरेडी अच्छे से समझाया। इसको एक बंदा इजीली परसीव नहीं कर सकता, ये डिफिकल्ट है। इसके बाद देयर इज नो सोसाइटी दैट इज स्टैटिक, यानी दुनिया में कोई ऐसी सोसाइटी नहीं है जो स्टैटिक हो, यानी हर एक सोसाइटी में चेंजेस होती है। इसके बाद ऑल सोसाइटीज आर ससेप्टेबल टू सोशल चेंज, यानी ओपन टू सोशल चेंज। जिस तरह फॉर एग्जांपल हम एयरपोर्ट पे किसी को वेट कर रहे होते हैं ना, आपको मैं इजी वे में समझाता हूँ, हम ओपनली उसको वेट कर रहे होते हैं कब वो आ जाए, ठीक है। इसी तरह एक सोसाइटी जो होती है ना, ये वेट कर रही होती है कब सोशल चेंज आ जाए, यानी ओपन होती है सोशल चेंज के लिए। सोशल चेंज इज ए यूनिवर्सल, यानी हर एक जगह सोशल चेंज पाई जाती है। सोशल चेंज इज टेम्पोरल। क्यों सोशल चेंज क्यों टेम्पोरल होती है, परमानेंट क्यों नहीं होती है? क्योंकि जो ओवर टाइम है ना, ओवर टाइम एक इंसान के इंटरेस्ट चेंज हो जाते हैं, उनकी लाइक्स और डिसलाइक्स एक सोसाइटी की वो चेंज होती है, ये एक लिमिटेड टाइम के लिए होती है, इसलिए इसको कहते हैं ये टेम्पोरल होती है, ये भी आप याद रखना। इसके बाद चेंज ओकर्स बोथ एट माइक्रो एंड मैक्रो लेवल। ये आपको मैंने बोला, लेकिन हम माइक्रो लेवल की चेंज लेते हैं। यहाँ पे ये रीजन बनती है, ये माइक्रो लेवल है ना, ये रीजन बनती है मैक्रो लेवल की चेंज में, ठीक है। चेंज दोनों लेवल पे होती है। इसके बाद सोशल चेंज इज कंटीजियस, यानी लाइक इन्फेक्शियस डिजीजेस। फॉर एग्जांपल एक सोसाइटी है, इसने कुछ चीज़ें अडॉप्ट की, यानी इसमें कोई चेंज आई, तो ये दूसरी सोसाइटी अगर यहाँ पे है ना, ये भी इन चीज़ों को अडॉप्ट करने लगती है, यानी इन्फेक्शन की तरह। यानी जैसे वायरस फैल जाता है ना, इसी तरह सोशल चेंज फैल जाती है कि दूसरी सोसाइटी भी चाहती है हम भी ये चीज़ें अडॉप्ट करें, हम भी एडवांसमेंट की तरफ जाएँ, ठीक है। इसके बाद सोशल चेंज हैज़ अ रेट, इट कैन बी रैपिड और स्लो, ठीक है। जो ये सोशल चेंज है ना, ये फास्ट भी हो सकती है, स्लो भी हो सकती है, ये भी आप याद रखना। सोशल चेंज इज वैल्यू न्यूट्रल। इसका मतलब क्या है, यानी ये सोशल चेंज है ना, ये न्यूट्रल होती है, ये कुछ चीज़ों को लेती है, कुछ चीज़ों को नहीं लेती है, ऐसा ये कुछ नहीं होता है। ये जो चीज़ें आती है उनको एक्सेप्ट कर लेती है, ये भी आप याद रखना। वहाँ पे आ सकता है पॉइंट, सोशल चेंज इज, वहाँ पे लिखा होगा वैल्यू न्यूट्रल, कुछ और टर्म्स लिखी होंगी, आपको ये चीज़ भी याद रखना है। यहाँ से ज़्यादा पॉइंट्स बनते हैं, मैं आपको शुगर से बोलता हूँ, आप फीचर्स पढ़ लेना, ये कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब चीज़ें ये अच्छे से पढ़ लेना, इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके बाद फॉर्म्स ऑफ सोशल चेंज, देखो किस किस तरह की चेंज आती है, हमें सिर्फ सोशल चेंज यहाँ पे पढ़ना है ना। सोशल चेंज, ये सोशल चेंज है। कल्चरल चेंज है ना, मटीरियल और नॉन मटीरियल, जो कल्चर में चेंज आती है मटीरियल और नॉन मटीरियल में, वो भी एक चेंज है, लेकिन हमें सोशल चेंज यहाँ पे पढ़ना है, क्योंकि सोशल चेंज और कल्चरल चेंज ने डिफरेंट है। डेमोग्राफिक चेंज भी आती है। डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें क्या क्या आता है, साइज, पॉपुलेशन का साइज कितना इंक्रीज हुआ, कितना डिक्रीज हुआ। डिस्ट्रीब्यूशन यानी एक विलेज में किस तरह, एक कंट्री में किस तरह स्टेट वाइज पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, इसी तरह ग्रोथ किस तरह हो रही है, किस रेट से हो रही है, ये सब चीज़ें डेमोग्राफिक चेंज कहलाती है। इसके बाद टेक्नोलॉजिकल चेंज, ये आपको पता होगा, टेक्नोलॉजी में चेंज आना, ये आपको सब कुछ पता होगा, बस आपको अच्छे से इसको समझ लेना है, एक दो दफ़ा इसको पढ़ लेना है, सो दैट आपका रिवाइज हो जाए, ठीक है। इकोनॉमिकल चेंज, यानी इकोनॉमी में चेंज आना, यानी इनकम इंक्रीज होना किसी सोसाइटी की, इसी तरह इनकम डिक्रीज होना, एक बंदे का स्टेटस इंक्रीज होना, ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ये आपको इन जनरल एक इंसान को पता होती है ये सब चीज़ें। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, कुछ थ्योरीज पढ़ लेते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे आपको कोई ना कोई पॉइंट निकाल के बता देगा कि ये किस थ्योरी के रिलेटेड है, तो आप ये याद रखना। ये जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट थ्योरी है ना, ये किसने दी थी, इमाइल डर्कहैम ने, ठीक है। इस थ्योरी के मुताबिक ये किसके रिलेटेड बात करता है, ये जो सोशल चेंज सोसाइटी में आ जाती है ना, इससे जो इफेक्ट आ जाता है ना एक स्ट्रक्चर, सोसाइटी के स्ट्रक्चर के ऊपर, तो उस पर ये फोकस करता है, ठीक है।
इसके बाद सोशल चेंज टेक्स प्लेस एज द डाइवर्सिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर इंक्रीजेस इन ए गिवन सोसाइटी। जो डिवीजन ऑफ लेबर है ना, इसमें इंक्रीज जब हो जाता है ना डाइवर्सिफिकेशन एंड डिवीजन में, एक लेबर जो होता है ना सोसाइटी में, जब उनका डिवीजन डिफरेंट वे में होता है ना, वहाँ पे भी सोशल चेंज आ जाती है। ये भी आप इसी तरह याद रखना। इट फोकसेस ऑन द कोहेजन, ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी ऑफ सोशल सिस्टम। ये जो थ्योरी है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। ये जो थ्योरी है ना, ये यूनिटी की बात करता है कि एक सोसाइटी में किस तरह यूनिटी आ सकती है, यहाँ पे ऑर्डर किस तरह अच्छे से चल सकता है, यहाँ पे स्टेबिलिटी किस तरह आ सकती है, यहाँ पे जो सोशल सिस्टम है ये स्मूथली किस तरह चल आगे बढ़ सकता है। ये भी आप याद रखना। इसके बाद व्हेन चेंज टेक्स प्लेस, जब चेंज आ जाती है, इट इफेक्ट्स द ऑर्डर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ ए सोसाइटी। जब सोशल चेंज आ जाती है ना एक सोसाइटी में, वहाँ पे ऑर्डर में भी चेंज आ जाती है, इक्विलिब्रियम में चेंज आती है एंड सोशल सिस्टम में चेंज आती है। ये भी यही थ्योरी बोलती है, ठीक है। Thus the system has to bring itself back to the equilibrium to smooth functioning of the system। इसके बाद ये जो थ्योरी है ना, ये क्या बोलती है कि किस तरह हम जो सोशल सिस्टम है ना, इसको वापस ट्रैक पे ला सकते हैं, इसको स्मूथली रन कर सकते हैं अगर सोसाइटी में कोई डिसइक्विलिब्रियम आ जाए तो, ठीक है। तो ये भी आप याद रखना, ये सोसाइटी बोलती है। इसके बाद कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है ना कार्ल मार्क्स की। यहाँ पे ये क्या बोलता है, मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे इससे निकाले हैं। देखो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। जो कार्ल मार्क्स है ना, वो समझता था कि जो सोसाइटी में चेंज आती है ना, जो चेंज आती है ना, ये एवर प्रेजेंट क्लास कॉन्फ्लिक्ट की वजह से होती है। जो पास्ट से चला आ रहा होता है ना सोसाइटी के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं ना, तो यही रीजन बनते हैं सोशल चेंज में। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको आगे। देखो सोशल चेंज इज द रिजल्ट ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट एंड इज एसेंशियल एंड बेनिफिशियल। जो सोसाइटी में चेंज होती है ना, ये जरूरी होती है और बेनिफिशियल भी होती है सोसाइटीज के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जो हिटलर ने मतलब जो सेकंड वर्ल्ड वॉर में किया, कितने लोग उसमें, कितनी कैजुअलिटीज हुई, ऑलमोस्ट 2 मिलियन कैजुअलिटीज हुई थी उसमें। तो एंड रिजल्ट क्या निकला? एंड रिजल्ट ये निकला कि जो ये कंट्रीज थी ना, ये वीक हो गई। ये जब वीक होगी ना, यही रिजल्ट बना फिर कि जो एशिया में जो कंट्रीज है ना, उनको फ्रीडम मिली, और जो अफ्रीका में कंट्रीज है ना, उनको भी फ्रीडम मिली। लेकिन जो कन्फ्लिक्ट हुआ ना, वो वर्स्ट था। यहाँ पे कितनी लोगों की डेथ हुई, लेकिन जो एंड रिजल्ट है ना, वो अच्छा निकला। ये भी आप याद रखना। इस तरह पहले तो कन्फ्लिक्ट होता है सोसाइटीज के बीच में, आपस में कन्फ्लिक्ट होता है, तो लेकिन फिर वो एंड रिजल्ट है ना, वो अच्छा निकलता है। ये भी आप याद रखना है। इसके बाद सोशल चेंजेस कंटिन्यूज टू बिकम इनएविटेबल अंटिल ए क्लास लेस सोसाइटी इमर्जेस। यहाँ पे इसका क्या मतलब है? ये जो सोशल चेंज है ना, ये कंटिन्यूस, यानी चेंज सोसाइटी में चेंज कंटिन्यू रहती है। कब तक? यानी ये अनअवॉइडेबल है। अनएविटेबल मींस अनअवॉइडेबल। अनअवॉइडेबल यानी इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते सोशल चेंज, और ये कंटिन्यू रहती है कब तक? जब तक एक सोसाइटी क्लास लेस सोसाइटी न बन सके। फॉर एग्जांपल, यानी इलिटरेट और लिटरेट के बीच में डिफरेंसेस खत्म होंगी, इसके लिए काम करती है एक सोसाइटी, इसमें चेंज आती है। यानी इलिटरेट भी एजुकेशन की तरफ जाते हैं, लोअर क्लास और अपर क्लास के बीच में जो डिफरेंसेस है वो खत्म ना हो जाए, तब तक ये सोसाइटीज, ये जो सोशल चेंज होती है कंटिन्यू होती है। इसके बाद दूसरी थ्योरी जो है ना, तीसरी थ्योरी, ये है साइकिलिक थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के मुताबिक सोसाइटी अंडरगोज चेंज इन सर्कुलर मैनर। सिंपल साइकिल है ना, उसके टायर भी सर्कल होते हैं ना, इस तरह याद है। सर्कुलर चेंज, साइकिल सर्कुलर मैनर में इसमें चेंजेस होती है, इस तरह याद रखना। सोशल चेंजेस टेक्स प्लेस ए साइकिलिक फॉर्म फ्रॉम वर्स टू बेटर, बैक अगेन फ्रॉम बेटर टू वर्स, यानी बेटर से वर्स की तरफ, वर्स से बेटर की तरफ, इस तरह ये चेंजेस होती है, ठीक है। पहले बेटर से वर्स की तरफ, फिर वर्स से बेटर की तरफ, ठीक है। देखो सेकंड वर्ल्ड वॉर से पहले सोसाइटीज बेटर थी, उसके बाद वर्स की तरफ चली गई, ठीक है। वर्स के बाद फिर से बेटरमेंट की तरफ आई सोसाइटीज, ठीक है। ये आप याद रखना। सोशल चेंज इज नॉट ऑलवेज फॉर द बेटरमेंट, यहाँ पे लिखना बेटरमेंट। ऑलवेज याद रखना, ऑलवेज ये नहीं है। देखो सोशल चेंज है ना, ये मोस्टली इसके लिए वर्क करता है कि सोसाइटी में ये जो डिफरेंसेस है ये खत्म हो जाए, ये सब चीज़ें ये बेटरमेंट के लिए काम करती है सोशल चेंज, ठीक है। लेकिन ये ऑलवेज, यानी ऑलवेज ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है। ये सब्जेक्टिव होता है, ये आप याद रखना है। इस तरह फॉर एग्जांपल आपको रिसेंटली पता होगा जो पैलेस्टाइन में वार चल रही है, कोई रिजल्ट ही नहीं निकल रहा है, लोग मर रहे हैं, क्या क्या नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी रिजल्ट कुछ नहीं निकल रहा है। तो यहाँ पे ये सोशल चेंज है ना, ये वार्स है ना, ये बेटरमेंट नहीं ला रही है, ठीक है। वरना वार्स है ना, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई, उसके बाद बेटरमेंट आई। ये जो वार्स होती है ना, ये क्लाइमैक्स होता है, उसके बाद एक अच्छी सोसाइटी बनती है। तो इस तरह आप याद रखना। लेकिन कभी कभी ये फेल भी हो जाती है, ये जो थ्योरी है, इस तरह आप याद रखना। Societies may grow, advance and reach peak stages of development and then they may stagnant and finally collapse। ये भी आप याद रखना, ये इसका पॉइंट है साइकिल, यानी इस तरह पहले सोसाइटी ग्रो होती है, एडवांस आ जाती है, फिर ये पीक पे पहुंच जाती है, फिर डेवलपमेंट हो जाती है, इसी तरह फिर स्टैग्नेंट रहती है, यहाँ पे स्टैग्नेंट फिर से डिक्लाइन होती है, फिर कोलैप्स हो जाती है। ये सोसाइटी बोलती है साइकिलिक, क्योंकि ये साइकिलिक में है ना, सर्कुलर आप समझ लें, तो इस तरह आप ये याद रखें। इसके बाद लीनियर थ्योरी, लीनियर थ्योरी को एवोल्यूशनरी थ्योरीज ऑफ सोशल चेंज भी कहते हैं, ठीक है। तो इस थ्योरी में क्या क्या पॉइंट्स है इंपॉर्टेंट? चेंज टेक्स प्लेस इन ए लीनियर मैनर, ये आपको याद रखना। लीनियर थ्योरी है, लीनियर मैनर में चेंज होती है। डायरेक्शन ऑफ अ सोशल चेंज इज वर्स टू बेटर, ये आप याद रखना। वर्स टू बेटर, वर्स से बेटरमेंट की तरफ यहाँ पे सोसाइटी जा रही है। इसके बाद सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, बैकवर्ड टू मॉडर्न, ठीक है। सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाती है, बैकवर्ड से मॉडर्न की तरफ यानी फॉरवर्ड की तरफ जा रही है सोसाइटी।
इसके बाद सोशल चेंज इज एवोल्यूशनरी, एवोल्यूशन थ्योरी है तो एवोल्यूशनरी, सोशल चेंज इज एवोल्यूशनरी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये आप थ्योरीज के यही पॉइंट्स आप याद रखना। ऑलवेज टुवर्ड्स द बेटर वे अंटिल परफेक्शन इज अचीव्ड, यानी हमेशा बेटरमेंट के लिए काम करती है सोसाइटी में जब तक ना परफेक्शन मिले। इसके बाद मॉडर्नाइजेशन थ्योरी, एक और थ्योरी है, मैंने यहाँ पे पॉइंट्स इसके लिखे हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, चेंज इन सोसाइटीज इज बाय इमिटेटिंग और कॉपीइंग द वैल्यूज ऑफ मॉडर्नाइज्ड सोसाइटी। यहाँ पे सोसाइटीज जो है ना ये इमिटेट करते हैं, यानी बराबरी करने की कोशिश करते हैं दूसरी सोसाइटीज के साथ, ठीक है। यहाँ पे कॉपीइंग या इमिटेटिंग, तो वैल्यूज़ को इमिटेट करते हैं, कॉपी करते हैं। मॉडर्न सोसाइटीज़ के जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं उनको कॉपी करते हैं, उनके बराबर जाना चाहती है यहाँ पे सोसाइटीज़। तो ये मॉडर्नाइजेशन थ्योरी कहते हैं कि सोसाइटीज़ में किस तरह चेंज आती है, ठीक है। इसके बाद ब्रिंग्स अबाउट एन इम्प्रूव्ड सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट टू द सोसाइटी, ठीक है। इम्प्रूव्ड brings about an improved social economic and political development, ठीक है। political social economic development एक improved वे में, एक बैलेंस्ड वे में एक सोसाइटी में ये चीज़ें, ये वाली डेवलपमेंट्स लाती है सोशल चेंज, ठीक है। इसके बाद फैक्टर्स दैट फैसिलिटेट एंड हिंडर पॉजिटिव सोशल चेंज। देखो एक सोसाइटी है ना, ये पॉजिटिव सोशल चेंज अडॉप्ट करना चाहती है, लेकिन कुछ चीज़ें इसके लिए हिंडर भी बनेंगे, यानी ऑब्स्टेकल्स भी बनेंगे, यानी रुकावटें भी बनेंगे रास्ते में। कुछ चीज़ें इसको फैसिलिटेट भी करेंगे, यानी सपोर्ट करेंगे, ठीक है। कुछ चीज़ें इसको सपोर्ट भी करेंगे, ये आपको याद रखना है। अब वो देखते हैं, देखो सोशल कल्चरल फैक्टर्स है ना, ये सपोर्ट भी करते हैं किसी जगह ये हिंडर भी बनते हैं। इसके बाद साइकोलॉजिकल, लाइक बिलीफ, सीक्रेट वैल्यूज, कुछ ऐसे भी बिलीफ्स होते हैं वो हम चेंज करना नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो ये भी हिंडर बनते हैं। इसी तरह इकोनॉमिक, नेचुरल, डेमोग्राफिक फैक्टर्स भी बनते हैं। पॉलिटिकल, यानी पॉलिटिकल फैक्टर भी होता है, कभी कभी सपोर्ट करता है पॉजिटिव सोशल चेंज लाने के लिए, कभी कभी रुकावट बनता है। इसी तरह क्लाइमेट चेंज, इसी तरह डिस्कवरिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज सच एज मिनरल्स, पेट्रोलियम, जो नेचुरल गैस वेस होता है ना, तो कभी कभी वो तो हमें सपोर्ट करता है पॉजिटिव सोशल चेंज लाने के लिए। लेकिन अगर ये चीज़ें हमारे पास नहीं होंगी तो हमारे लिए ऑब्स्टेकल बनेगा, हम कोई पॉजिटिव सोशल चेंज अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। इसी तरह नेचुरल डिजास्टर, अर्थक्वेक, फ्लड, फेमाइन, इसी तरह ड्रॉट, इसी तरह पेस्टिलेंस, ठीक है। ये चीज़ें जो है ना, फॉर एग्जाम्पल फीमाइन, यानी फीमाइन मीन्स यानी फूड की कमी जब होगी। इसी तरह पेस्टिलेंस, ठीक है, जब जो ब्यूबेनिक जो प्लेग आता है, इस तरह की चीज़ें, फ्लड, अर्थक्वेक, जब ये चीज़ें आती है ना, तो हम पॉजिटिव सोशल चेंज अडॉप्ट करने में हमारे लिए ये हिंडर बनते हैं, ठीक है, हमारे लिए ये ऑब्स्टेकल्स बनते हैं। लेकिन अगर ये चीज़ें नहीं आएंगे ना हमारे रास्ते में, तो हम पॉजिटिव चेंज अडॉप्ट कर सकते हैं। ये फैसिलिटेट वाला पॉइंट है इसमें, ठीक है। इसी तरह डेमोग्राफिक फैक्टर्स, फॉर एग्जांपल माइग्रेशन हुई, अर्बनाइजेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ, कभी कभी पॉपुलेशन ग्रोथ में पॉपुलेशन कम होती है। इसी तरह अर्बनाइजेशन जो होती है कम होती है, ज़्यादा होती है, डिपेंड्स। फॉर एग्जांपल अर्बनाइजेशन कम हुई तो हम पॉजिटिव चेंज अडॉप्ट करने में हमें प्रॉब्लम होगी। इसी तरह अगर अर्बनाइजेशन ज़्यादा हो गई तो हम पॉजिटिव सोशल चेंज अडॉप्ट करने में हमें फैसिलिटेट किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के पॉइंट्स है ना, ये रैंडमली आप याद रखना। तो ये पॉइंट्स आपको पता भी होंगे, लेकिन एक दफ़ा इन चीज़ों को अच्छे से देख लेना। इसके बाद यहाँ में मैंने एक और डेफिनेशन लिखी है, डेफिनेशन है, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ सोशल चेंज यानी सक्सेशन ऑफ इवेंट्स, यानी बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, सक्सेशन ऑफ इवेंट्स प्रोड्यूस ओवर टाइम, ठीक है। ओवर टाइम जब इतने सारे इवेंट्स होते हैं ना एक सोसाइटी को मॉडिफाई करने के लिए, उसको कहेंगे सोशल चेंज। या आपने इसी तरह याद रख। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो अब हम ये जो सोशल चेंज है ना ये कंप्लीट हुआ यहाँ तक। इसके फीचर्स भी हमने देखे, ऑब्स्टेकल्स भी देखे, इसके जो फैसिलिटेट सपोर्टिव पॉइंट्स है वो भी हमने देखे अच्छे से। तो अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन पढ़ेंगे हम। जो 3 सब टॉपिक्स है ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, इनको मैंने अच्छे से डिटेल में इनके पॉइंट्स लिखे। आपको बस इनके फीचर्स याद रखना। देखो मैंने फीचर्स में पॉजिटिव भी लाए हैं, नेगेटिव भी लाए हैं, ठीक है। अगर आपको वहाँ पे क्वेश्चन आया ना, मतलब आपको कॉन्सिक्वेंसेस आया, वो भी मैंने इसी में लिखा है। आप बस फीचर्स इनके पढ़ना है, फीचर्स में सब कुछ कवर हो जाता है। इफेक्ट्स भी इसी में आते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस इसी में आते हैं, रिजल्ट, इफेक्ट, जो कुछ है ना फीचर्स के अंडर एक ही हेडिंग आप लिखना। आप बस इंडस्ट्रियलाइजेशन लिखना, उसके फीचर्स लिखना, सब कुछ मैंने एक ही जगह लाया है, आप इसी तरह लिखना, ठीक है। आप अलग अलग हेडिंग नहीं बनाना। देखो कुछ लिखते हैं ना, इफेक्ट्स अलग लिखते हैं, कॉजेज अलग लिखते हैं, वो सब उसमें क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स अलग लिखते हैं, उसमें कंफ्यूजन होता है, ठीक है। आप एक ही हेडिंग के अंडर सब कुछ लिखो, फीचर्स बस, ठीक है। देखो पॉजिटिव फीचर है इसका पहला, इकोनॉमिक एंगल से देखेंगे। देखो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी ना, हाई इनकम होगी, डेवलपमेंट हाई होगी, प्रोडक्शन हाई होगी, ठीक है। नेगेटिव क्या होगा इसका, अनइवन ग्रोथ ऑफ इनकम, यानी इनकम जो है ना कैपिटलाइजेशन। फॉर एग्जांपल एक इंसान अमीर है ना, वो उसके पास ज्यादा पैसा है, एक इंसान गरीब है उसके पास पैसे नहीं है। तो अमीर बंदा है ना वो रोज बरोज अमीर होगा, क्यों? क्योंकि उसके पास पैसे हैं, वो उन पैसों को इन्वेस्ट करेगा। लेकिन गरीब के पास जो पैसे ही नहीं है वो कहाँ इन्वेस्ट करेगा। इसके पास पैसे है, ये अमीर से अमीर हो जाएगा, ठीक है। और जो गरीब है ना ये गरीब से गरीब हो जाएगा, अनइवन ग्रोथ ऑफ इनकम। जो अमीर है ना वो ज्यादा से ज्यादा अमीर होता है, ठीक है। विश्व सर्कल ऑफ पॉवर्टी, मैंने एक एग्जांपल लिखी है यहाँ पे। विश्व सर्कल ऑफ पॉवर्टी का क्या मतलब है, इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा कि एक कंट्री गरीब है बिकॉज ये गरीब है, ठीक है। कंट्री इज पुअर बिकॉज इट इज पुअर, क्यों? क्योंकि जब एक कंट्री के पास पैसे नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो वो अमीर गरीब ही रहेगी, ठीक है। तो इसी तरह ये कंसेप्ट आप याद रखना, विश्व सर्कल ऑफ पुअर्टी इसको कहते हैं। कंट्री इज पुअर बिकॉज इट इज पुअर, ठीक है। इसके बाद एक और पॉइंट है, अर्बनाइजेशन का एंगल देखेंगे इसका। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है ना, इसका अर्बनाइजेशन वाला एंगल देखेंगे। देखो पॉजिटिव,
ग्रोथ ऑफ सिटीज़, ठीक है? जो अर्बनाइजेशन का क्या मतलब है, रूरल एरिया से सिटीज़ की तरफ लोग आते हैं, वो वहाँ पे ही बसते हैं, ठीक है? तो अर्बनाइजेशन यानी टाउन्स बनते हैं, विलेजेस से लोग ट्रांसफ़र होते हैं टाउन्स में, फिर टाउन्स से सिटीज़ में, ठीक है? इसको अर्बनाइजेशन कहेंगे। तो आप याद रखना पॉजिटिव एंगल क्या है इसका, ग्रोथ ऑफ सिटीज़ यानी सिटीज़ की ग्रोथ होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज होगा अगर हम अर्बनाइजेशन की तरफ जाएंगे, डेवलपमेंट हाई होगी, जॉब्स जो है ना अपॉर्चुनिटीज़ वो इंक्रीज होंगी। लेकिन नेगेटिव एंगल क्या है इसका, ओवर क्राउडेड पॉपुलेशन, जब हम अर्बनाइजेशन की तरफ ज़्यादा जाएंगे ना, पॉपुलेशन इंक्रीज होगी ज़्यादा, इन एडेप्ट लॉ एंड ऑर्डर यानी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन ओवर क्राउडेड होगी ना, वहाँ पे क्रिमिनल को फिर आइडेंटिफाई करना, वो सब चीज़ें वो मुश्किल होती है, ठीक है? इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, ठीक है? जब हम अर्बनाइजेशन की तरफ जाएंगे, हम पे डिफॉरेस्टेशन करेंगे, हम सिटी, हमने एक टाउन बसाना है, उसके लिए हमने कंस्ट्रक्शन करना है, इंडस्ट्रीज लगानी है, पोल्यूशन भी होगा उससे, ठीक है? तो ये नेगेटिव एस्पेक्ट है अर्बनाइजेशन का अंडर इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है? इसके बाद टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट देखेंगे। देखो पॉजिटिव चेंज क्या है इसमें, देखो अगर टेक्नोलॉजी इंक्रीज होगी ना, इंक्रीज इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन इंक्रीज होगी। अगर हम हैंडमेड कोई चीज़ बनाएंगे ना हाथ से, तो उसमें टाइम लगता है एज कम्पेयर टू मशीनरी, ठीक है? तो अगर टेक्नोलॉजी इंक्रीज होगी, रेपिड इंक्रीज इन प्रोडक्शन होगी, मिनिमम कॉस्ट, कॉस्ट कम होगा, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल दूंगा आपको, आज से 10 साल पहले क्या होता था कश्मीर में, जो ये खेती बाड़ी होती थी ना, हम बुल्स का इस्तेमाल करते थे, ठीक है? बुल्स यानी बैल का इस्तेमाल करते थे ज़मीन को मतलब हल चलाने के लिए। लेकिन आजकल जो टिलर्स कटर्स आई है ना, उसमें कॉस्ट भी कम होता है और जल्दी भी काम हो जाता है। तो इस तरह आप देख लेना, इसको कनेक्ट करो ज़रा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंडर जो टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट है ना, इसमें इंक्रीज हो, मतलब इसमें इंप्रूवमेंट आएगी ना, तो ये इसके पॉइंट्स है कि इससे क्या होगा कि प्रोडक्शन जल्दी होगी और कॉस्ट भी कम होगा। नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है इसका, देखो रिप्लेसमेंट ऑफ मैनुअल लेबर, लेकिन जो इसका नेगेटिव एस्पेक्ट है ना, वो ये है कि जो मजदूर होता है ना, उसको काम नहीं मिलेगा, ठीक है? जब मशीन से हम काम करेंगे ना ज़्यादा से ज़्यादा, तो उससे ये होगा कि मैनुअल लेबर, जो हाथ से जो मजदूर काम करते थे ना, उनकी रिप्लेसमेंट होगी बाय मशीनरी, ठीक है? जॉब अपॉर्चुनिटी भी कम होगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट देखो, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, मोस्टली नेगेटिव जो इन्वायरमेंट है ना, इस पे जो इम्पैक्ट पड़ता है ना इंडस्ट्रियलाइजेशन का, वो मोस्टली नेगेटिव होता है, पॉजिटिव नहीं होता है इसका, ठीक है? एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होती है इससे, पोल्यूशन होता है, डिफॉरेस्टेशन होता है, ठीक है? द इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, ये है ना इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, टू सम हाउ ग्रीन हाउस गैसेज इंपॉर्टेंट होते हैं इंसान के सर्वाइवल के लिए, इस एनवायरनमेंट के लिए। लेकिन जब इन इसमें भी एक्सेस होता है ना, फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये आप याद रखना, इसका मैंने नेगेटिव एस्पेक्ट इसलिए नहीं लाया। तो एनवायरनमेंट है ना, इस पे मोस्ट इम्पैक्ट जो होता है ना इंडस्ट्रियलाइजेशन का, वो नेगेटिव होता है, ये आप याद रखना। इसके बाद ग्लोबलाइजेशन, देखो इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर बहुत ज़्यादा हुई ना, उससे ग्लोबलाइजेशन पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। देखो पॉजिटिव इंपैक्ट क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड इंक्रीज होगा, एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजीज होगा, इंटरनेट एक एग्जांपल है। नेगेटिव क्या होगा, इकोनॉमिक डिपेंडेंसीज होगी। देखो एक कंट्री दूसरे कंट्री पे आजकल बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती है, ऑयल इंपोर्ट होता है, जो फूड होता है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, ये सब चीज़ें एक दूसरे पे डिपेंडेंसीज होती है, ठीक है? वल्नरेबिलिटीज, देखो एक कंट्री वल्नरेबल होती है, कमजोर, मतलब आप समझ लें इनसिक्योर होती है कि अगर मैंने ये इसने ये चीज़ें मुझसे नहीं खरीदी, अगर मैं इंपोर्ट नहीं कर पाया, अगर मैं एक्सपोर्ट नहीं कर पाया, अगर किसी कंट्री के साथ मुझे मतलब कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ, ये सब चीज़ें इन पे भी इफेक्ट पड़ता है, ये आप याद रखना। ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट है इसका। हेल्थ इंपैक्ट देखो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा होगा ना, तो एडवांसमेंट ऑफ हेल्थ केयर होगा, मेडिकल टेक्नोलॉजीज, वैक्सीन, इंप्रूव सैनिटाइजेशन। नेगेटिव क्या होगा, हैजार्ड सब्सटेंसेज इन इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। देखो अगर इंडस्ट्री ज़्यादा हुई ना, तो वहाँ से जो हैजार्ड सब्सटेंस निकलते हैं ना पानी से, फिर मिक्स हो जाते हैं, फिर वो खेती बाड़ी में आ जाते हैं, फिर इंसान में आ जाते हैं, फिर एक आप समझ एक साइकिल में, एक आप समझ एक डिजीज़ होती है, फिर क्या क्या नहीं होता है। ये एक इम्पैक्ट पड़ता है सोशल लाइफ के ऊपर, ठीक है? इससे इसके बाद कल्चरल चेंज देखो पॉजिटिव क्या होगा, देखो अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी ना, तो कल्चर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, द स्प्रेड ऑफ न्यू आइडियाज न्यू आएंगे कल्चर में। अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, एजुकेशन, कल्चरल एक्सचेंज, एज पीपल मूव टू अर्बन सेंटर्स, ठीक है? अर्बन की तरफ, रूरल से अर्बन की तरफ जब जाएंगे ना लोग, तो उनके पास एजुकेशन इंक्रीज होगी, कल्चरल एक्सचेंज होगा, आइडियाज इंक्रीज होंगे। नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है इसका, द इराडिकेशन ऑफ ट्रेडिशनल कल्चर, यानी इससे ट्रेडिशनल कल्चर इराडिकेट होगा, ठीक है? यानी खत्म होगा। इसके बाद सम अदर फीचर्स, यहाँ पे मैंने कुछ अदर फीचर्स भी लिखे। इसके बाद सम अदर फीचर्स हैं यहाँ पे। इंडस्ट्रियलाइजेशन 19वीं सेंचुरी में स्टार्ट हुई, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रेडिशनल रूरल एग्रीरियन सोसाइटी टू सेक्युलर, ठीक है? अर्बन इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो रूरल सोसाइटीज़ है ना, वो ट्रांसफॉर्म हुई अर्बन सोसाइटीज़ में, ठीक है? जो एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़ थी ना, वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर पे डिपेंड थी, वो अब इंडस्ट्रीज पे डिपेंड होने लगी है, ठीक है? इसके बाद चेंज इन ऑलमोस्ट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, वर्किंग, हाउसिंग, फैमिली स्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, मेडिसिन, इन एस्पेक्ट्स में चेंज आई, ठीक है? इंक्रीज इन पॉपुलेशन एज अ रिजल्ट ऑफ डिक्लाइनिंग डेथ रेट्स एंड आल्सो डिक्रीज इन बर्थ रेट। देखो पॉपुलेशन जब इंक्रीज हुई ना, तो जो मेडिकल एस्पेक्ट है ना, वहाँ पे हमने डेवलपमेंट की, तो इससे क्या हुआ, डेथ रेट कम हुई और पॉपुलेशन भी जो ओवरऑल ना इंक्रीज हुई। क्योंकि डेथ रेट कम जब हो गई ना और बर्थ रेट भी इंक्रीज हो गई, तो इससे क्या हुआ, पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई। ये भी एक फीचर है। इसके बाद मॉडर्नाइजेशन, ये दूसरा सब टॉपिक है इसी टॉपिक के अंडर, ठीक है? यहाँ पे इसका मतलब क्या है, देखो मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या है, अडॉप्टिंग एंड इनकॉर्पोरेटिंग न्यू मेथड्स, टेक्निक्स, आइडियाज, टेक्नोलॉजी, वैल्यूज, सिस्टम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी, गवर्नेंस, एजुकेशन, कल्चर, इन सब चीज़ों को अडॉप्ट करना। इन सब फील्ड्स में हम जब नई नई चीज़ें अडॉप्ट करेंगे ना, नए मेथड्स, नए वैल्यूज, सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर नया, तो ये सब चीज़ें जब हम अडॉप्ट करेंगे ना, आजकल की सोसाइटीज़ में जो होता है, तो इनको जब हम अडॉप्ट करेंगे, इनकॉर्पोरेट करेंगे अपनी सोसाइटीज़ में, इसको कहेंगे मॉडर्नाइजेशन।
इसके बाद फीचर्स देखो, मॉडर्नाइजेशन है ना, उससे क्या होता है सोसाइटी में, उससे क्या होता है इकोनॉमिक एंगल में चेंज आती है, पॉलिटिकल, जब हम नई नई टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट करते हैं, चेंज इन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, शिफ्ट इन कल्चर एंड इंस्टीट्यूशनल नॉर्म्स, ठीक है। तो ये चीज़ें इनमें चेंज आ जाती है मॉडर्नाइजेशन की तरफ से। देखो जो फीचर्स इंडस्ट्रियलाइजेशन के हैं ना, वही मॉडर्नाइजेशन के भी है। अगर आप गौर से इन चीज़ों को पढ़ लेंगे ना, आपने ऑलरेडी ये पढ़ा होगा, आपको पता भी होगा ये सब कुछ। देखो टेक्नोलॉजी से क्या होगा, इनोवेशन जब आएंगे ना एक सोसाइटी में, कम्युनिकेशन होगा, ट्रांसपोर्ट में चेंजेस आएंगी, इसी तरह हेल्थ केयर में, मैन्युफैक्चरिंग में एंड अदर सेक्टर्स में जब ये सब चेंज आती है ना, ये मॉडर्नाइजेशन की वजह से भी आती है, ग्लोबल ये इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से भी आती है। इस एक और पॉइंट क्या है, एनलार्जमेंट ऑफ स्कोप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया थ्रू टेलीफोन, टेलीविजन, फैक्स, ईमेल, इंटरनेट, ये चीज़ें भी आती है ना मॉडर्न। जब हम मॉडर्नाइज्ड चीज़ें अडॉप्ट करते हैं ना, तो ये मॉडर्नाइज्ड है ना, टेलीविजन, ईमेल, इंटरनेट जब हम यूज़ करेंगे, ये मॉडर्नाइज्ड आस्पेक्ट्स है ना, जब ये अडॉप्ट करते हैं ना, ये सोसाइटी में ये चीज़ें आती हैं ना, तो सोसाइटी ये चीज़ें अडॉप्ट करती है ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन। इसके बाद इकोनॉमिक, देखो इकोनॉमिक ये सब कुछ आपको पता होगा। देखो ट्रांजिशन ऑफ इकोनॉमिक इकोनॉमीज फ्रॉम ट्रेडिशनल एग्रीगेरियन और इंडस्ट्रियल फॉर्म्स टू मोर एडवांस्ड, सिंपल, ये आपको सब कुछ पता होगा। देखो पॉलिटिकल एंगल में जो कुछ चेंज आएंगे ना मॉडर्नाइजेशन की वजह से, बस यही है इसके अंडर, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, रूल, लॉ, अकाउंटेबिलिटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस विद इन द सोसाइटी एंड सिविक पार्टिसिपेशन, ठीक है। इसके बाद कल्चरल चेंजेस इन कल्चरल वैल्यूज, सोशल स्ट्रक्चर एंड लाइफ स्टाइल्स, चेंजेस इन कल्चरल वैल्यूज, देखो कल्चर जो कल्चरल वैल्यूज हैं उनमें चेंज आना, सोशल स्ट्रक्चर में चेंज आना, लाइफ स्टाइल में चेंज आना, शिफ्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल नॉर्म्स, जो ट्रेडिशनल नॉर्म्स है उनमें शिफ्ट आना टू मोर एडवांस्ड वन, कल्चरल के एंगल से वो मॉडर्नाइजेशन की वजह से आते हैं, ठीक। इसके बाद ग्लोबलाइजेशन, देखो मॉडर्नाइजेशन की वजह से इंटरकनेक्टेडनेस ज़्यादा इंक्रीज होगी, इंटीग्रेशन सोसाइटीज़ की ज़्यादा होगी। इसी तरह एजुकेशन में क्या होगा, फोकस ऑन एजुकेशन, मॉडर्नाइजेशन की वजह से नॉलेज एक्विजिशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसमें डेवलपमेंट आएगी, द डेवलपमेंट ऑफ स्किल्ड एंड एजुकेटेड वर्कफोर्स होगा। तो ये सब चीज़ें ये आपको सब कुछ पता होगा, बस एक दो दफ़ा इनको इन फीचर्स को अच्छे से देख लेना। अर्बनाइजेशन, देखो मॉडर्नाइजेशन की वजह से अर्बनाइजेशन पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, ए शिफ्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल एग्रीगेरियन इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज टू मोर एडवांस, जो अभी हमने पीछे पढ़ा, डाइवर्सिफिकेशन, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमीज बनेंगी, माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल एरियाज टू सिटीज, लीडिंग टू चेंजेस इन लाइफस्टाइल, एम्प्लॉयमेंट पैटर्न में भी चेंज आता है। सेक्युलराइजेशन, देखो एक सोसाइटी जो जो मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाएगी ना, सेक्युलराइजेशन इसमें इंक्रीज होगा। सेक्युलराइजेशन का मतलब क्या है, देखो एक सोसाइटी है ना, जो गवर्नमेंट होगी ना वहाँ की, कंट्री की गवर्नमेंट, वहाँ पे मजहब का कोई रोल नहीं होगा, स्टेट का कोई मजहब नहीं होगा, ठीक है। डिक्रीज इन द इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेडिशनल रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एंड प्रैक्टिसेस एंड शिफ्ट टुवर्ड्स मोर डाइवर्स बिलीफ सिस्टम, ठीक है। जो कुछ मजहब प्रैक्टिस करता है ना, उसको कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो मॉडर्नाइजेशन की वजह से सेक्युलराइजेशन पे ये इंपैक्ट पड़ता है। इसके बाद इन्वायरमेंट, देखो अवेयरनेस होगी हमें, अगर मॉडर्नाइजेशन होगी ना, मॉडर्नाइजेशन से क्या होगा कि इन्वायरमेंट के बारे में हमें पता चलेगा, इन्वायरमेंट में क्या इश्यूज हैं, हमें क्या करना चाहिए, ये सब चीज़ें हम इसके अंडर पढ़ेंगे। देखो ये इतना इजी टॉपिक है, देखो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ठीक है। आपको बस याद रखना इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से इन्वायरमेंट में क्या इंपैक्ट पड़ता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, सोसाइटी पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, पॉलिटिकल पे पॉलिटिक्स पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, ये सब चीज़ें हैं ना, यही फिर से कनेक्ट करनी है आप फिर मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन की वजह से इन्वायरमेंट पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, पॉलिटिकल सिस्टम पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, इकोनॉमिक सिस्टम पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, इसी तरह इंडिविजुअलिज्म पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, सेक्युलरिज्म पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है, यही फीचर्स है बस। इसके बाद ग्लोबलाइजेशन, देखो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है, एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ कनेक्टेड है, एक सोसाइटी दूसरी सोसाइटी के साथ कनेक्टेड है, डिफरेंट एंगल से, वो ट्रेड होगा, वो कम्युनिकेशन होगा, वो एक आप समझ लें डिफरेंट एंगल्स होते हैं, एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ कनेक्टेड होती है, उसको ग्लोबलाइजेशन कहेंगे। जिस तरह इंटरनेट के जरिए कंट्रीज कनेक्टेड होते हैं ना, उसको भी ग्लोबलाइजेशन की एग्जांपल समझ लें आप। इंटरकनेक्टेडनेस, इंटरडिपेंडेंस, कंट्रीज, इकोनॉमीज, कल्चर, सोसाइटीज अराउंड द वर्ल्ड, जो कुछ आपस में जो कनेक्टेड कंट्रीज, सोसाइटीज है, कंट्रीज है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, डिफरेंट एंगल से, इट इज डिराइव्ड बाय एडवांसेस इन टेक्नोलॉजीज। ये किस वजह से होती है, ये इंटरकनेक्टेडनेस किस वजह से इंक्रीज होती है, जब टेक्नोलॉजीज में इंक्रीज होगी, कम्युनिकेशन होगी, ट्रांसपोर्ट में इंप्रूवाइजेशन होगी, लिबरलाइजेशन होगी, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट होगा कंट्रीज के बीच में, इससे भी होगा। अब आपको क्या देखना है, देखो ग्लोबलाइजेशन आपने देखा, इसकी डेफिनेशन आपको समझ आए, अब आपने देखना है ग्लोबलाइजेशन की वजह से एनवायरनमेंट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, पॉलिटिकल सिस्टम पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इकोनॉमिक सिस्टम पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, सोसाइटी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, एक इंडिविजुअल पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इन चीज़ों को आपने पढ़ना है, यही फीचर्स हैं इसके। देखो पहला है ना इकोनॉमिक एस्पेक्ट से देखेंगे, देखो अगर जो ग्लोबलाइजेशन है ना वो इंक्रीज हुई, तो इकोनॉमिक एंगल पे क्या फर्क पड़ेगा, गुड्स और जो सर्विसेज है ना, द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस अक्रॉस बॉर्डर हैज इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। विल यानी आप समझ लें, इससे क्या होगा कि जो ट्रेड है ना वो इंक्रीज होगा बॉर्डर्स के जरिए, कंट्रीज एंगेज इन इंटरनेशनल ट्रेड एंड एक्सेस मार्केट रिसोर्स एक्सपर्टीज, एक कंट्री दूसरी कंट्री से जब ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज होगा, कंट्रीज एक दूसरे के क्लोज आएंगे, ठीक है। इसके बाद इन्वेस्टमेंट, देखो अगर ग्लोबलाइजेशन अच्छे से मतलब उसमें इंप्रूवमेंट आई ना, तो इन्वेस्टमेंट में क्या होगा कि कंपनीज डिफरेंट कंट्रीज में फिर जो कंपनीज है ना वो इन्वेस्ट करती है, इंडस्ट्रीज लग जाती है, ये सब चीज़ें इससे भी जो इम्पैक्ट पड़ता है।
इसके बाद कैपिटल फ्लो, देखो अगर ग्लोबलाइजेशन ज़्यादा होगी ना कैपिटल फ्लो इंक्रीज होगा, देयर इज एन इंक्रीज मूवमेंट ऑफ कैपिटल फ्लो अक्रॉस बॉर्डर्स, दिस इंक्लूड्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो आजकल कंट्रीज जो एक कंट्री दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करती है, ठीक है। ये भी आप यार, करेंसी एक्सचेंज भी होगा, ये आपको पता होगा, करेंसीज आर ट्रेडेड ऑन इंटरनेशनल मार्केट्स एंड एक्सचेंज रेट्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्लोबल इकोनॉमीज इकोनॉमिक कंडीशंस, ठीक है। टेक्नोलॉजीज में जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो इम्पैक्ट आएगा, एडवांस टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आएगी, स्पेशली द इंटरनेट हैव फैसिलिटेटेड इंस्टेंट कम्युनिकेशंस एंड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन ग्लोबली। इसके बाद डिजिटल इकोनॉमी, देखो ई-कॉमर्स, ऑनलाइन सर्विसेज एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैव enabled बिजनेस टू ऑपरेट ग्लोबली। देखो डिजिटल इकोनॉमी है ना, इससे क्या हुआ ग्लोबलाइजेशन के ऊपर, इससे जो बिजनेस है ना कंट्रीज के बीच में वो ईजी हुआ, वो अच्छे से स्मूथली अब ऑपरेट होता है। इसके बाद कल्चरल ग्लोबलाइजेशन, देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो सोसाइटीज है ना, फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली जो एक मूवी थी ना सौरभ की 3 आवर, तो उसका एक सॉन्ग था ना, तो उसको ऑस्कर अवार्ड मिला, ठीक है। तो वो किस वजह से हो पाया, ग्लोबलाइजेशन की वजह से। जब हमारे पास इंटरनेट था, हमने दूसरी सोसाइटीज़ तक वो सॉन्ग पहुंचाया, तो उसी वजह से वो पॉपुलर हुआ, फिर लोगों ने उसको कॉपी करना स्टार्ट किया, वेस्ट में, अमेरिका में, यूके में, डिफरेंट कंट्रीज में उसको कॉपी करने लगे लोग। तो वो किस वजह से हुआ, ग्लोबलाइजेशन की वजह से। अगर हमारे पास इंटरनेट नहीं होता हम नहीं कर पाते ना। इसी तरह यहाँ पे मैंने यही लिखा है, कल्चरल एलिमेंट्स, सर्टन एलिमेंट्स जो है म्यूजिक, फैशन, फिल्म, ये ग्लोबली पॉपुलर होने लगे अब। पॉलिटिकल, देखो नेशंस कोलैबोरेट थ्रू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक यूनाइटेड नेशंस जो है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, आईएमएफ है, डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है ना दुनिया में, ब्रिक्स है, इसी तरह जो नेटो है, तो ये कंट्रीज मिल कैसे पा रही है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से। इसके बाद गवर्नेंस, देखो जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से गवर्नेंस पे इम्पैक्ट पड़ा ना, देखो गवर्नेंस में एक रेगुलरिटी आ गई, कानून के सामने सबको लिया जाता है, लॉ के अंडर लिया जाता है, अच्छे से एक प्रोसीजर के थ्रू ये सब चीज़ें ली जाती है, तो इसमें भी एक इम्प्रूवमेंट आ गई, ठीक है। माइग्रेशन, देखो पीपल मूव अक्रॉस बॉर्डर्स फॉर वर्क, एजुकेशन और रेफ्यूज, कंट्रीब्यूटिंग टू कल्चरल डाइवर्सिटीज, डेमोग्राफिक चेंजेस। माइग्रेशन भी ग्लोबलाइजेशन की वजह से हो रही है। जब हमें पता है, जब हम कनेक्ट होंगे एक दूसरे कंट्री के साथ, हमें पता चलेगा कि वहाँ पे वर्क अवेलेबल है, वर्क मिल सकता है, काम मिल सकता है, एजुकेशन मिल सकती है, तो हम इसलिए दूसरी कंट्री में फिर चले जाते हैं, माइग्रेशन करते हैं। ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमें इंटरनेट के थ्रू पता चल जाता है, तो ये भी आप याद रखना। इसके बाद ग्लोबल हेल्थ, देखो जो अभी रिसेंटली कोविड-19 हुआ था, तो क्या हुआ था उसमें, कंट्रीज एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो गई थी ना, मतलब इस पे कि किस तरह इसका वैक्सीन किया जाए, कंट्रीज एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से, ठीक है। इसके बाद इसके बाद एनवायरमेंटल, देखो जो ग्लोबलाइजेशन है ना, ग्लोबलाइजेशन की वजह से हम इन्वायरमेंट पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल जो चैलेंजेस हैं, पोल्यूशन है, डिफॉरेस्ट्रेशन है, इन पे हम कंट्रोल कर सकते हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से। जब डिफरेंट कंट्रीज एक दूसरे के साथ आ जाएंगे, कॉन्फ्रेंसेस होती है, डिफरेंट स्टेप्स लिए जाते हैं, जब एक साथ जब कंट्रीज मिलेंगे ना ग्लोबली, तो इस चीज़ पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। इंक्रीज इंटरनेशनल ट्रेड, इकोनॉमिक ऑस्पेक्ट, देखो सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस अक्रॉस नेशनल बॉर्डर्स, फायर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ जाता है, कंपनीज बन जाती है, पार्टनरशिप होता है कंट्रीज के बीच में। तो ये भी आप याद रखना, 2-3 दफ़ा इन पॉइंट्स को, ये जो फीचर्स हैं ना, इनको अच्छे से पढ़ लेना। फाइनेंशियल इंटीग्रेशन होती है, फाइनेंशियल मार्केट्स आर इंक्रीजिंगली इंटरकनेक्टेड विद कैपिटल फ्लोइंग अक्रॉस बॉर्डर्स। फाइनेंशियल मार्केट्स जो है ना, जो दिन ब दिन इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल फ्लो ज़्यादा होता है, जो हमने पीछे पढ़ा मॉडर्नाइजेशन की वजह से। इसके बाद कल्चरल ग्लोबलाइजेशन, लैंग्वेज, कल्चर, फैशन, इन चीज़ों में चेंज आ जाती है ना ग्लोबलाइजेशन की वजह से या मॉडर्नाइजेशन की वजह से। इंटरनेट टेक्नोलॉजीज ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो जो इफेक्ट पड़ता है, इसका जो मॉडर्नाइजेशन की वजह से इसका इम्पैक्ट पड़ता है, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। द अमेरिकनाइजेशन मीन्स, जो अमेरिका है ना सुपर पावर है आजकल, जो कंट्री उसका नहीं मानती है ना, तो वो उस पर फिर सेक्शंस लगाती है किसी भी तरह। आपको अभी एग्जाम्पल है ईरान आपके सामने, तो ये भी आप याद रखना। मैकडोनलाइजेशन किसने यूज़ की थी ये टर्म, जॉर्ज रिचर्ड, ये आप याद रखना है। तो हो सकता है आपको पूछा जा सकता है कि मैकडोनलाइजेशन ऑफ सोसाइटी, ठीक है, ये किसने बोला था, जॉर्ज रिचर्ड, यानी फास्ट फूड के बारे में इसने यहाँ पे बात की है। हॉलीवुड फिल्म्स, अमेरिकन टेलीविजन सीरियल्स, ये पॉपुलर हो चुके हैं आजकल, इंटरनेट पे वायरल है सब कुछ, हमें हमारे सामने है सब कुछ। ये किस वजह से हुआ है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से, मॉडर्नाइजेशन की वजह से। जब मॉडर्नाइजेशन आ गई, इंटरनेट यूज़ हुआ, तो ये सब चीज़ें ग्लोबलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन की वजह से हमारे सामने आ चुकी है। इसके बाद फ्रॉम इंडियन पर्सपेक्टिव द ग्लोबल आउटरीच ऑफ बॉलीवुड और पॉपुलर हिंदी सिनेमा, म्यूजिक, ये सब चीज़ें ग्लोबली अब पॉपुलर है, ये भी आप याद रखना किस वजह से हुआ, ग्लोबलाइजेशन की वजह से। इसके बाद संस्कृताइजेशन, इसका क्या मतलब है, देखो जो लोअर कास्ट के लोग हैं ना, वो अपर कास्ट के लोगों की जो वैल्यूज़ हैं, बिलीफ्स हैं, आइडियोलॉजीज़ है, उनको अडॉप्ट करते हैं, ये बस याद रखना है आपने। इसको क्रिटिसाइज भी किया गया है, इसमें बस सिर्फ पोजिशनल चेंज होती थी, ठीक है। क्रिटिसाइज बिकॉज इट ओनली लीड टू पोजिशनल चेंज ऑफ सम इंडिविजुअल्स, कुछ लोगों की सिर्फ जो चेंज होती थी, बस पोजीशन चेंज होती थी। बाकी माइंडसेट में यही था कि ये लोअर कास्ट का है, हम अपर कास्ट के हैं, बस याद रखना आपने।
The ideology of Sanskritization accepts the way of the upper caste as superior and that of the lower caste as inferior. ठीक है, यहाँ पे lower caste को superior माना जाता है, upper caste को superior, lower caste को inferior. ठीक है, the growth of backward class and anti-Brahmanism movements and growth of Dalitas. देखो anti-Brahmanism, growth of Dalit consciousness has given a new sense of confidence to the marginalized जिनको सताया जाता है, जिन सोसाइटीज़ को कमतर समझा जाता है, लोअर कास्ट समझा जाता है, इंफीरियर समझा जाता है, उनमें एक कॉन्फिडेंस आ गया है. कब से? जब जो बैकवर्ड क्लासेस को जो रिजर्वेशंस मिली है, एंटी ब्राह्मण मूवमेंट जब से चली है, दलित की जो मूवमेंट जब से चली है, ठीक है, इनसे इन लोगों को कॉन्फिडेंस मिला है. द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज, ये भी जो कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट्स और शेड्यूल ट्राइब्स को गारंटी देता है कुछ रिजर्वेशंस, तो उससे भी इनमें एक बूस्ट आ गया है. their rightful place as equal citizens in democratic India. ग्लोबलाइजेशन की वजह से हुआ, मॉडर्नाइजेशन की वजह से हुआ, जब डेमोक्रेसी आ गई कंट्रीज़ में, अब लोग इक्वल हैं, चाहे वो लोअर कास्ट का है, चाहे वो अपर कास्ट का है, इक्वलिटी है सबके बीच में. ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को इक्वलिटी देता है, इक्वल सिटीजन मानता है, रेस्पेक्टेबल वे में हर एक को इक्वल माना जाता है. ठीक है, इसके बाद वेस्टर्नाइजेशन. देखो वेस्टर्नाइजेशन का क्या मतलब है, जो कंट्रीज़ है ना आजकल वो अडॉप्ट करती है, वेस्ट पूरा यूरोप आ जाता है, यूएसए आ जाता है, ये कंट्रीज़ है ना जो डेवलप्ड है. ठीक है, इनका कल्चर अडॉप्ट करना, इनकी लैंग्वेज अडॉप्ट करना, इनका उठना बैठना अडॉप्ट करना, इनका खाना पीना अडॉप्ट करना, इनके राइट्स अडॉप्ट करना, इसको वेस्टर्नाइजेशन कहते हैं. ठीक है, जो कुछ वो करते हैं ना वो हम अडॉप्ट करते हैं आजकल, जो लोअर डेवलपिंग, जो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ है या डेवलपिंग कंट्रीज़ है, तो वो अब उन चीज़ों को अडॉप्ट कर रही है, उसको वेस्टर्नाइजेशन कहते हैं. जो श्रीनिवासन है ना, इसने वेस्टर्नाइजेशन को एक्सप्लेन किया है यहाँ पे कि 150 साल में जो कुछ ब्रिटिश रूल के अंडर इंडिया ने अडॉप्ट किया है ना, वेस्टर्नाइजेशन उसको कहेंगे. ठीक है, जो अभी भी चल रहा है, अभी भी हम चीज़ें अडॉप्ट कर रहे हैं. दिस चेंज ओकरिंग एट डिफरेंट लेवल्स, टेक्नोलॉजी में, इंस्टीट्यूशंस, आइडियाज़, वैल्यूज. सबसे पहले जो इंडियन इंटेलेक्चुअल्स थे ना, इन्होंने सबसे पहले इन चीज़ों को फेस किया. ठीक है, वहाँ पे चले गए, इंग्लिश सीखा, वहाँ पे उनकी जो किताबें पढ़ी, उनके आइडियाज़ लिए. ठीक है, तो ये भी आप याद रखना. इसके बाद एमसीक्यूज, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने डिफरेंट सोर्सेज से इनको लिया है, एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन आ चुके हैं. मैं आप मुझसे पहले ट्राई मतलब आंसर देने की कोशिश करें खुद, उसके बाद मेरा आंसर भी सुन लेना, ट्राई करना. ठीक है, देखो सोशल चेंज रेफर्स टू, सोशल चेंज किसको कहते हैं, मैं ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूँगा, मैं सबको एक एक करके यहाँ पे नहीं बोलूँगा, मैं बस आंसर बताऊँगा, उसकी एक्सप्लेनेशन दूंगा. ठीक है, एनी अल्टरेशन ओवर टाइम इन बिहेवियर पैटर्न एंड कल्चर नॉर्म. सोशल चेंज क्या है कि अल्टरेशन आ जाना बिहेवियर पैटर्न, जो पहले ही डेफिनेशन में हमने पढ़ा, एंड कल्चरल नॉर्म्स में. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 2, which of the following is a characteristic of social change? Which of the following is a characteristic of social change? हमने characteristic social change के पढ़ लिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना, ये है इट कैन बी इंटेंशनल और अनइंटेंशनल. वहां पे हमने पढ़ा प्लानट, पढ़ा ना पहले ही हमने, प्लानट एंड अनप्लानट. ये सोशल चेंज है ना, ये प्लानट भी होती है, अनप्लानट भी होती है, इसका ये मतलब है इंटेंशनल एंड अनइंटेंशनल. ठीक है, इट इट इज ऑलवेज प्रिडिक्टेबल, ये प्रेडिक्टेबल नहीं होती है ना, इट इज ऑलवेज ग्रेजुअल नहीं होती है ना, इट ओकर्स ओनली इन आइसोलेटेड सोसाइटीज, ये भी नहीं है ना, आइसोलेटेड सोसाइटीज में भी नहीं होता है. बाद क्वेश्चन नंबर 3, एवोल्यूशनरी सोशल चेंज. एवोल्यूशन तो आपने पढ़ा होगा, इसका करेक्ट आंसर जो है ना, ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूस ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रेजुअली आहिस्ता 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 कंटिन्यूस ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है. एवोल्यूशनरी सोशल चेंज का यही मतलब है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 4, a major factor that contributes to social change is, it is conflict. ठीक है, it is conflict, a major factor that contributes to social change. conflict की वजह से social change आ जाती है ना, मैंने अच्छे से पहले ही आपको explain कर दिया है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, technological advancements are a significant factor in social change. This is an example of, ये किसकी एग्जांपल है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट किसकी एग्जांपल है, ये मटेरियल है ना, मटेरियल चेंज. इसके बाद सोशल चेंज कैन बी डिराइव्ड बाय चेंज इन आइडियोलॉजीज एंड बिलीफ्स. ठीक है, आइडियोलॉजीज जो और बिलीफ्स में जो चेंज आ जाती है ना, उसी की वजह से सोशल चेंज आ जाती है. जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर में तो नहीं है ना, टेम्परेचर भी नहीं है, म्यूजिक प्रेफरेंसेस भी नहीं है. विच टाइप ऑफ सोशल चेंज इज कैरेक्टराइज्ड बाय a shift in people's beliefs, values and norms. Beliefs, values and norms, intangible cultural change. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, urbanization is a factor contributing to social change. It primarily involves मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज. यहाँ पे है ना अर्बनाइजेशन, ये आपको पता होगा, मैंने अच्छे से आपको बता दिया अर्बनाइजेशन के बारे में. विच फैक्टर रेफर्स टू द स्प्रेड ऑफ कल्चरल एलिमेंट्स फ्रॉम वन सोसाइटी टू अनदर. क्वेश्चन नंबर 10, इसका करेक्ट आंसर है ना वो डिफ्यूजन. ठीक है, ये आपको याद रखना है, एज इट इज डिफ्यूजन फ्रॉम which factor refers to the spread of cultural elements from one society to another. जिस तरह हम जो बायोलॉजी में पढ़ते हैं ना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फूड एंड वाटर मिनरल्स इन प्लांट्स है ना, वहाँ पे जो आयर का जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, फ्रॉम वन हायर क्वांटिटी टू लोअर क्वांटिटी, उसको भी कहते हैं डिफ्यूजन वहाँ पे. तो इस तरह भी आप याद रख सकते हैं अगर आपने वो वाला पॉइंट वहाँ से पढ़ा होगा, डिफ्यूजन याद रखना. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ रेवोल्यूशनरी सोशल चेंज. ये इजी है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. रेवोल्यूशन इसी ने लाया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने ही. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, सोशल चेंज इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इकोनॉमिक फैक्टर्स सच एज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक पूरा टॉपिक है.
तो आप ये याद रखना, इकोनॉमिक के बारे में पूछ रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ मीन्स ओवरऑल ग्रोथ इन जीडीपी, डेवलपमेंट मीन्स लोगों की भी जो लिविंग स्टैंडर्ड है ना वो भी इंक्रीज होता है यहाँ पे। तो दोनों चीज़ें आप याद रखना, टू फैक्टर्स इन्फ्लुएंस बाय इकोनॉमिक, इकोनॉमिक के बारे में बता रहा है तो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 13, सोशल चेंज ऑफन इन्वॉल्व्स ए चेंज इन, यहाँ पे याद रखना है आपने चेंज इन सोशल के बारे में, सोशल चेंज, सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए साइक्लिक सोशल चेंज। यहाँ पे इजी है, द चेंजिंग इन सीजन। देखो सीजन जब चेंज होते हैं ना, 4 सीजन है ना, फिर वहीं पे पहुंच जाते हैं साइक्लिक में। आपने देखा होगा वहाँ पे बेटर टू वर्स, वर्स टू बेटर, जो हमने पढ़ा ना, जो ये है ना साइक्लिक, साइकिल के बारे में साइक्लिक थ्योरी हमने पढ़ी ना वहाँ पे अच्छे से। तो द चेंजिंग सीजन एक एग्जाम्पल है इसकी, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, इंडस्ट्रियलाइजेशन इज अ सिग्निफिकेंट फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू सोशल चेंज। सोशल चेंज को कौन कंट्रीब्यूट करता है यहाँ इन चारों में सबसे ज्यादा? इकोनॉमिक चेंज, आप याद रखना। इसके बाद ए सडन एंड वाइड स्प्रेड चेंज, रेवोल्यूशन, ठीक है, रेवोल्यूशन इसका करेक्ट आंसर है। ए सडन एंड वाइड स्प्रेड चेंज, जब अचानक कोई चेंज आ जाती है ना, रेवोल्यूशन से ही आती है ना, वो एक बड़ी चेंज, वाइड स्प्रेड चेंज है, अचानक जब आ जाते हैं ना रेवोल्यूशन की वजह से, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, सोशल चेंज कैन मैनिफेस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स, बोथ रिवर्सिबल भी इरिवर्सिबल भी, दोनों में आ जाती है ये चेंज। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, विच फैक्टर प्लेज ए क्रूशियल रोल इन द इमरजेंसी ऑफ न्यू सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज। यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो है सोशल कन्फ्लिक्ट। सोशल कन्फ्लिक्ट की वजह से न्यू सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज इमर्ज होते हैं। सोशल कन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, शिफ्ट इन सोशल स्ट्रक्चर ऑफन इन्वॉल्विंग अ चेंज इन सोशल रूल्स एंड रिलेशनशिप्स इज एन एग्जांपल ऑफ, ये किसकी एग्जांपल है? ये स्ट्रक्चरल चेंज की एग्जांपल है, ठीक है। ये ना सोशल स्ट्रक्चर की शिफ्ट इन सोशल स्ट्रक्चर, ये आप इस तरह भी कनेक्ट कर सकते हो। चेंजेस इन लॉज, पॉलिसीज एंड पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज कंट्रीब्यूट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल चेंज। ये इजी क्वेश्चन है, आपको पता होगा, ये पॉलिटिकल के बारे में बोल रहा है ना, लॉज एंड पॉलिसीज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, द प्रोटेस्टेंट ethic and the spirit of capitalism, a theory by Max Weber, explores the relationship between religion and social change। याद रखना, प्रोटेस्टेंट है ना, रिलीजन के बारे में ये बता रहा है ना। देखो जो क्रिश्चियनिटी है ना, इसमें 32 डिनोमिनेशन है ऑलमोस्ट। प्रोटेस्टेंट भी एक डिनोमिनेशन है, कैथोलिक भी है, इसी तरह बहुत सारी है, वो एंग्लो है, इसी तरह बहुत सारी है। तो आप ये याद रखना, ये सोशल चेंज एंड रिलीजन के बारे में ये थ्योरी एक्सप्लोर करती है, इनकी रिलेशनशिप। Question number 22, the process of individuals or groups blending into the dominant cultures is known as assimilation, ठीक है। assimilation, blending यानी चीज़ें अडॉप्ट करते हैं डोमिनेंट कल्चर की, ये सब चीज़ें, तो assimilation याद रखना। क्वेश्चन नंबर 23, social change derived by demographic shift including birth and death rates is referred to as, इसको किसके साथ कनेक्ट करो? बर्थ एंड डेथ रेट के बारे में बात चल रही है, तो डेमोग्राफिक चेंज। A decline in traditional family structures and a rise in single parent household is an example of, ये किसकी एग्जाम्पल है? ये कल्चरल चेंज है, ठीक है। यहाँ पे ना ट्रेडिशनल, डिक्लाइन इन द ट्रेडिशनल फैमिली स्ट्रक्चर एंड अ राइज इन सिंगल पेरेंट हाउस होल्ड। जब ट्रेडिशनल फैमिली स्ट्रक्चर में डिक्लाइन होगा ना, और जो डाइवोर्स रेट वो इंक्रीज होगी, अब सिंगल पेरेंट एक हाउस होल्ड को मैनेज करते हैं, तो कल्चरल चेंज को कहेंगे, ठीक है। ये इकोनॉमिक नहीं है, ये टेक्नोलॉजिकल नहीं है, ये कल्चरल है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? द बटरफ्लाई इफेक्ट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द बटरफ्लाई इफेक्ट इन chaos थ्योरी इज एनालॉगस टू विच आस्पेक्ट ऑफ द सोशल चेंज। इसका करेक्ट आंसर जो है ना वो है स्मॉल चेंज लीडिंग टू सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंसेस। बटरफ्लाई स्मॉल होती है ना, इस तरह याद रखो, स्मॉल चेंजेस लीडिंग, यानी लीड हमें किसी जगह, मतलब फॉर एग्जांपल कोई बटरफ्लाई है वो हमें लीड कर रही है, किसी जगह दिखा रही है कोई रास्ता, इस तरह बस कनेक्ट करने के लिए याद रखो स्मॉल चेंजेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, इसके बाद क्वेश्चन क्या है? प्राइम एग्जांपल ऑफ देश कल्चर इज यूथ रिवोल्ट। इसका करेक्ट आंसर है वो काउंटर, ठीक है। जब यूथ है ना, यंग लोग जब रिवोल्ट करते हैं ना, मोस्टली जो भी रेवोल्यूशंस आए हैं ना वो यंग लोगों ने ही किए हैं ना। ये काउंटर आप समझ लें, जब सोसाइटी में कोई ऐसा रूल, कोई ऐसा रेगुलेशन चल रहा है ना, उसको काउंटर करने के लिए यूथ ही रिवोल्ट करते हैं ना। बूढ़े जो है ना वो एडिसिव होते हैं अपने ट्रेडिशनल कल्चर के साथ, उसके साथ स्टिक होते हैं, ठीक है। बच्चे अभी उतने डेवलप नहीं होते हैं, मोस्टली यूथ का रोल रहता है, तो इस तरह आप ये याद रखना। एक और क्वेश्चन है, इन दिसंबर 2004 नेचुरल डिजास्टर स्ट्रक पोर्शन ऑफ तमिलनाडु, श्रीलंका, इंडोनेशिया एंड अंडमान आइलैंड्स वाज, ये क्या था? इरिवर्सिबल, ठीक है, इरिवर्सिबल, ये याद रखना। जब अगर कोई सुनामी आएगी, कोई ऐसी कोई ऐसा डिजास्टर आएगा, इसमें जो कुछ चेंज है ना वो हम फिर रिवर्स नहीं कर सकते ना, हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते, इरिवर्सिबल है ये, इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। जो जो नुकसान हुआ वो हुआ, ठीक है। क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन क्या है? A theory called social Darwinism emphasizes the significance of change, ये किसके बारे में बोल रहे हैं? अडेप्टिवनेस, ठीक है। जो ये सोशल डार्विनिज्म है ना, ये कहती है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं एक सोसाइटी में, वो अडॉप्ट करते हैं जो कुछ सोसाइटी में उनके लिए ठीक है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन क्या है? विच फिलोसफर पुट आउट द आइडिया दैट लिविंग थिंग्स change gradually over many centuries or even millennia
एज ए रिजल्ट ऑफ एनवायरनमेंट। ये किसने बोला था? ये डार्विन ने बोला था, ठीक है। ओवर मिलियनिया, ठीक है, मिलियंस ऑफ ईयर्स में वो चेंज आ गई, ठीक है। विच फिलोसफर? ये तो आइंस्टाइन तो नहीं है, ये तो साइंटिस्ट था, ये तो वाटसन भी नहीं है, डार्विन डार्विन ने ही ये बोला, ठीक है। क्या बोला था? ये फिलोसफर था ना, इसी ने आइडिया दिया था लिविंग थिंग्स जो है ना वो जो लिविंग थिंग्स है ना वो ग्रेजुअली चेंज हो रहे हैं ओवर सेंचुरीज, ठीक है, और इवन मिलीनिया एज ए रिजल्ट ऑफ देयर एबिलिटी टू अडॉप्ट देयर एनवायरनमेंट। उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है फिर एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करने में। तो ये किसने बोला था? ये बोला था डार्विन ने, ठीक है, चार्ल्स डार्विन ने। इसके बाद एग्जांपल्स ऑफ डेट्स इंक्लूड्स द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द सोवियत और रशियन रिवोल्ट ऑफ 1970। ये किसकी एग्जांपल्स है? ये रेवोल्यूशन की एग्जांपल्स है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन है ना, फ्रेंच रेवोल्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह एक और रेवोल्यूशन था रशियन रेवोल्यूशन, ज़ार्स के खिलाफ, ठीक है। इसके बाद कार्ल मार्क्स थॉट दैट द फॉलोइंग फैक्टर्स कैन लीड टू सोसाइटल चेंज। देखो कार्ल मार्क्स ने बोला था कि एवोल्यूशनरी एंड रेवोल्यूशनरी मेथड्स से सोशल सोसाइटी में चेंज आ सकती है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन क्या है? द टर्म अर्बन कम्युनिटीज रेफर्स टू those areas that are surrounded by walls or fences and have dash entrances and exits, ठीक है, गेट। याद रखना ये जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पे ये ओवरलैप हुआ है। क्वेश्चन क्या है? फैमिली जो है ना, फैमिली फेस चैलेंजेस लाइक डाइवोर्स भी, रिमैरेज भी, डेथ भी, ठीक है। फैमिली ये सब चीज़ें फेस करती है ना, ये चैलेंजेस। इसके बाद क्वेश्चन क्या है? हु बिलीव दैट रिलीजन इज अ प्रेसिपिटेटर ऑफ सोशल चेंज। ये इसने बोला था मैक्स वेबर ने। इसके बाद है विच वन इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ साइक्लिक पैटर्न ऑफ सोशल चेंज। देखो ये भी है पेरिटोज थ्योरी ऑफ सर्कुलेशन आया ना, इस तरह याद रखना। ये भी इसका है लीडर्स। इसी तरह सोरोकिनस थ्योरी ऑफ कल्चरल चेंज, ये भी इसमें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टोनी बीज थ्योरी ऑफ सोशल चेंज, ये भी इसके अंडर आती है, सोशल पैटर्न के अंदर। ये जो है ना कॉमेटी थ्योरी ऑफ लॉ ऑफ थ्री स्टेज, ये भी ये नहीं है, ठीक है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हु अमंगस्ट द फॉलोइंग इज द प्रोपाउंडर ऑफ साइक्लिक थ्योरी ऑफ सोशल चेंज। इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो है स्पेंगलर, ठीक है, स्पेंगलर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हुआ आपका ये जो यूनिट 1 है ना, जिसके 10 मार्क्स हैं यूनिट 1 के, ये आज कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब मैं सेकंड यूनिट उठाऊंगा। आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, सो दैट मैं कंटिन्यू कर सकूं। तो अब मैं दूसरा यूनिट भी उठाऊंगा। आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।